हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू सक्सेस इनफाइनाइट। इस वीडियो में हम आगे स्टार्ट करेंगे बेटा एक्सरसाइज 1.2 के पहले जो एग्जांपल्स हैं उन 1.2 के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करके देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। एग्जांपल 5 पेज 7 ऑफ एनसीईआरटी बुक। सबसे बेसिक क्वेश्चन और सबसे ज़्यादा प्रिडिक्टेड क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है पूरे चैप्टर 1 में जो आप फॉर श्योर 110% गारंटी से कह सकते हो कि बोर्ड एग्जाम में आपको दिखेगा ही दिखेगा, तो ये क्वेश्चन है। प्रूव दैट नंबर कुछ भी चेंज करते रहेंगे लेकिन ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा 110%। तो इस क्वेश्चन को बेटा चाहे क्रैम करो चाहे समझ के करो कुछ भी करो, लेकिन ये क्वेश्चन आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप एग्जाम में छोड़ के जाएं। तो अभी से मैं आपको बता देता हूँ, कहीं भी लिख लेना, मार्क कर लेना कि ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा ही आएगा 110%। वैल्यू कैन चेंज बट क्वेश्चन जरूर आएगा ही आएगा, राइट। तो अच्छे से समझेंगे इस क्वेश्चन को, कैसे हम प्रूव करेंगे कि √3 इरेशनल है, या कोई भी हमें नंबर दिया जाएगा तो हम उसको इरेशनल कैसे प्रूव करेंगे। तो बेटा एक प्रोसेस है, एक मेथड का नाम है, आप लोग याद कर लेना, आप लिख भी लेना। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन एनसीईआरटी में जो बॉडी ऑफ द चैप्टर वाली जो वीडियो है हमने उसमें इसके बारे में बात की थी, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। बेटा मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन क्या है कि जो चीज हमें दे रखी है कि हमें उसको प्रूव करना है, हम उसका उल्टा उसको एज्यूम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमें दे रखा है कि हमने √3 को इरेशनल प्रूव करना है, तो हम ये मानेंगे कि √3 रैशनल है। और जब हम प्रोसीजर में देखेंगे लास्ट में जाके कि जो हमने एजम्पशन मानी थी वो गलत प्रूव होगी, तो हम कहेंगे कि अगर √3 रैशनल नहीं है तो फिर √3 क्या बचा, इरेशनल। क्योंकि बेटा इससे पहले हमने एक चीज और पढ़ी थी, जो रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर विल ईदर बी रैशनल और रियल नंबर विल ईदर बी इरेशनल। इसके बिना रियल नंबर में और कोई ऑप्शन है नहीं। कोई भी नंबर अगर हमारे पास होगा या तो वो बेटा रैशनल होगा या वो इरेशनल होगा। अगर हम ये प्रूव कर पाए कि जो हमने नंबर एज्यूम किया है वो रैशनल नहीं है, तो उस नंबर के पास और कोई ऑप्शन बचेगी ही नहीं, क्योंकि उसको इरेशनल होना ही पड़ेगा। बिकॉज दो ही नंबर है हमारे पास, या वो नंबर रैशनल होगा या वो नंबर इरेशनल होगा। इस स्ट्रैटेजी के ऊपर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, नाम जरूर याद रखना बेटा। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन है, एनसीईआरटी में लिखा गया है, ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जा सकता है बेटा, जरूर इसको आप याद रखना। तो सबसे पहली जो चीज है बेटा, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल में हम इसको लिखेंगे इसमें। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। यस, लेट अस एज्यूम दैट √3 इज रैशनल। क्लियर है बेटा। सबसे पहली जो चीज हम लिखेंगे, लेट अस एज्यूम, हम एज्यूम करेंगे कि √3 रैशनल है। अगर √3 रैशनल है तो वी कैन राइट √3 इन द फॉर्म ऑफ a/b। p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं हम इसको, राइट बेटा। p/q ही लिख लो चाहे, क्योंकि किसी भी रैशनल नंबर को हम किस फॉर्म में बेटा लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में। तो √3 को भी हम लिख सकते हैं p/q की फॉर्म में। p और q की कंडीशंस क्या है माय डियर? p and q belong to integers and they must be co-prime and q should not be equal to 0। इन कंडीशंस को बेटा हम याद रखेंगे, और इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है बेटा ये कोप्राइम। कोप्राइम का आगे यूज आने वाला है, तो अभी हम याद रखेंगे कि p और q की कंडीशन क्या है, p and q belong to integer और p and q are co-prime and q is not equal to 0। माय डियर क्लियर है ये चीज? तो इसमें हम क्या करेंगे, टर्म्स को रीअरेंज करेंगे, q इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बनेगा, √3 q इज इक्वल टू p। क्लियर बेटे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या बना, √3 q का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर। क्लियर बेटे? √3 का स्क्वायर निकल के आया 3q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। क्लियर बेटा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इसके बाद बेटा हम रेफर करेंगे थ्योरम 1.2 ऑफ एनसीईआरटी। यू में रेफर टू योर टेक्स्ट बुक्स बेटा। थ्योरम 1.2 उसमें लिख रखा है एनसीईआरटी में, थ्योरम 1.2। थ्योरम 1.2 क्या कहती है बेटा, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p मस्ट डिवाइड a ऑल्सो।
where p is a prime number and a is a positive इंटीजर. इंटीजर इज डिनोटेड बाय z. क्लियर बेटा? तो हम p की वैल्यू मान लेते हैं 2 है और लेट्स से a की जो हम वैल्यू मान लेते हैं बेटा 6 है. क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ, a स्क्वायर की वैल्यू आई बेटा 6 का स्क्वायर यानी 36. 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36. लेट्स रीराइट इट. a स्क्वायर इज इक्वल टू 36 एंड p की वैल्यू क्या है बेटा 2. तो हमें पता है कि p जो है a स्क्वायर को डिवाइड करेगा क्योंकि 36/2 जब देखेंगे तो 18 निकल के आएगा. तो सिमिलरली यही कह रहा है कि अगर 2 जो है 36 को डिवाइड कर रहा है यानी 6 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 बेसिकली 6 को भी डिवाइड करेगा ही करेगा. वो ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सी बात है. पर इस चीज को हम अभी देखेंगे नहीं, थोड़ा सा आइडिया मैंने आपको दे दिया. बस थ्योरम याद रखेंगे कि p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p मस्ट डिवाइड a ऑल्सो. तो इसका मतलब यहां से एक रिजल्ट क्या निकल के आया बेटा, तो इसमें हम कहेंगे कि 3 डिवाइड्स p स्क्वायर देन 3 मस्ट डिवाइड p also, that is 3 is a factor of p. ये चीज क्लियर हुई बेटा? 3 is a factor of p, राइट? इस रिजल्ट को 3 is a factor of p को बेटा हम इसको अंडरलाइन कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास इसकी आगे यूज आने वाली है. अब बेटा अगर 3 इज अ फैक्टर ऑफ p तो p को हम लिख सकते हैं p इज इक्वल टू 3 टाइम्स सम फैक्टर a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है बेटा. इट कैन बी 2, इट कैन बी 3, इट कैन बी 4. तो सम फैक्टर a हम लिख लेते हैं और इस p की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1. सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1, दैट इज 3q स्क्वायर इज इक्वल टू 3a का होल स्क्वायर बेटा. इसके बाद हम यहां पे मूव कर रहे हैं इसमें नेक्स्ट पे. सो 3q स्क्वायर इज इक्वल टू 9 टाइम्स a स्क्वायर. क्लियर है बेटा? कटिंग करेंगे 3 की तो क्या निकल के आएगा, q स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर. कोई डाउट नहीं बेटा इसमें. तो अब जो रिजल्ट हमने यहाँ पे यूज किया था हम इस टाइम q के साथ यूज करेंगे कि इफ 3, या इसको ऐसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं, इफ 3 डिवाइड्स q स्क्वायर देन 3 मस्ट डिवाइड q ऑल्सो. सो 3 इज द फैक्टर ऑफ q. क्लियर बेटा? तो अब इस रिजल्ट को हमने इसको भी हम एक बॉक्स में डाल लेते हैं. हमने कहा था लास्ट टाइम हम यूज करेंगे. एक रिजल्ट था बेटा हमारे पास ये कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ p और दूसरा रिजल्ट हमारे पास निकल के आया 3 इज अ फैक्टर ऑफ q. इट मींस p एंड q हैज अ कॉमन फैक्टर, that is 3. It means that our assumption of root 3 is rational is wrong. Hence root 3 is root 3 is irrational number. ठीक है बेटा? अब यहां से हुआ क्या, इट मींस पी एंड क्यू कॉमन फैक्टर के आने से हमारी कॉन्ट्रडिक्शन गलत कैसी हुई बेटा, क्योंकि हमने एज्यूम किया था पी और क्यू जो है बेटा वो कोप्राइम है. हमने कहा था कि कोप्राइम को हम लास्ट में लिंक करेंगे. तो पी एंड क्यू कोप्राइम होने से क्या हुआ कि कोप्राइम नंबर वो नंबर हैं जिनका आपस में 1 के बिना और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. लेकिन हमने इस चीज में प्रूव कर दिया कि जो पी और क्यू था उसका हमने एक कॉमन फैक्टर निकाल दिया 3.
तो इसलिए जो हमारी कॉन्ट्रडिक्शन थी कि √3 हमने रैशनल एज्यूम किया था, वो हमारी कॉन्ट्रडिक्शन क्या होगी, अजम्पशन जो थी हमारी, वो हमारी अजम्पशन क्या होगी, कॉन्ट्रडिक्ट, या हम बोल सकते हैं कि हमारी अजम्पशन गलत प्रूव कर दी हमने। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो √3 है दैट इज एन इररेशनल नंबर। ये टोटल प्रोसीजर है बेटा, अगर समझ आता है तो समझ लो, नहीं समझ आता बेटा तो इसको याद कर लो। लेकिन ये क्वेश्चन आपको 110% एग्जाम में दिखेगा ही दिखेगा, चाहे √3 आ जाए, चाहे √2 आ जाए, चाहे √5 आ जाए, चाहे √7 आ जाए, क्वेश्चन आपको दिखेगा ही दिखेगा। समझ लोगे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप, एज इट इज सारी राम कहानी आपको वहां पे लिख के आनी पड़ेगी। सिंपल सा लॉजिक है इसमें बेटा, और कोई ऑप्शन नहीं है। आप एनसीईआरटी उठा लो, सेम प्रोसीजर उसमें लिखा हुआ है, कोई भी बुक उठा लो, सेम प्रोसीजर है। ठीक है, समझ आ गया वेल एंड गुड है, नहीं समझ आया बेटा तो इसको लर्न कर लेना आप इस चीज को। ठीक है बेटे, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं जल्दी से इसको 30 सेकेंड्स में, ताकि आप लोग इसको फिर से अगर कोई डाउट है तो आपका क्लियर हो जाए। सबसे पहले बेटा हमने इसमें एज्यूम किया था √3 को हम एज्यूम करेंगे एक रैशनल नंबर। अगर हमने रैशनल नंबर लिखा तो हम √3 को p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। p और q की कंडीशन है बेटा, दे आर इंटीजर्स एंड को प्राइम एंड q नॉट इक्वल टू 0। टर्म्स को रीअरेंज किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके रूट का स्क्वायर किया, सिर्फ 3 निकल के आया, q² और इधर से p² निकल के आया। तो हमारे पास बेटा आया p² डिवाइड्स 3 डिवाइड्स p², देन 3 मस्ट डिवाइड p ऑल्सो। तो थ्योरम 1.2 को हमने रेफर किया था, जो एनसीईआरटी में आपको दे रखी है। यू मस्ट गो टू द बुक एंड चेक व्हाट इज रिटन इन थ्योरम 1.2। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो अगर 3 p को डिवाइड करेगा तो 3 है, तो वो p का फैक्टर भी होगा। तो अगर p का फैक्टर होगा तो p इज इक्वल टू 3 टाइम्स सम फैक्टर a। तो p की वैल्यू 3a को हमने इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट किया बेटा, सॉल्व करके हमारे पास निकल के आया q इज इक्वल टू 3a²। तो इस बार 3 उल्टा चलेगा, 3 अब q² को डिवाइड करेगा तो 3 q को भी डिवाइड करेगा, तो इसका मतलब 3 जो है q का फैक्टर भी आया। इसका मतलब ये हुआ कि 3 जो था वो p का भी फैक्टर है, और ये 3 जो है वो q का भी फैक्टर है। इट मींस p एंड q हैज अ कॉमन फैक्टर दैट इज 3। तो हमारी जो अजम्पशन थी कि p एंड q को प्राइम है, वो अजम्पशन हमने यहाँ पे गलत प्रूव कर दी। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने √3 को माना था कि वो रैशनल है, वो रैशनल भी नहीं है, वो अजम्पशन भी हमारी गलत होगी। इसलिए ऑप्शन और कोई बची नहीं थी इसके पास, तो √3 को इरेशनल होना पड़ा। वेरी सिंपल। ठीक है बेटा, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। शो दैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल। बेटा ऐसे जो क्वेश्चंस आजकल एग्जाम्स में आ रहे हैं, तो उसमें जो ये रूट में टर्म दे रखी है वो बेसिकली, हाँ भजन 320, ठीक है। तो ट्रालियां आ गई सारियां दियां, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਆਊਗੀ ਤੇ ਜੱਸੇ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਇਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ? ਚਲ ਸਵੇਰ ਦੀ ਚਾਲ ਤਾਂ ਜੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਵੇਰ ਦੀ ਤਾਂ ਹਜੇ ਚਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਵਾਲਾ ਮਾਲ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹਜੇ। ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਜੇ ਲਾਈਏ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। बेटा ऐसे क्वेश्चंस में हम बात कर रहे थे, तो एग्जाम्स में आजकल क्या बताने लग गए कि जो चीज रूट में दे रखी है ना बेटा, उसको एग्जाम में दे ही देते हैं ऑलरेडी कि √3 इज, एक मिनट, इसको ऐसे लिखते हैं कि एग्जाम में क्या एग्जैक्ट लिखा आ रहा है, शो दैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल गिवन दैट √3 इज इरेशनल। बट एनसीईआरटी में क्वेश्चन ऐसा नहीं दे रखा, लेकिन एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो अब इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सिर्फ ये बोलते हैं कि 5 माइनस √3 को आप इरेशनल प्रूव करो, गिवन दैट कि √3 आप मान के चलो कि इरेशनल है, √3 का प्रूफ नहीं मानेगा। लेकिन अगर एग्जाम में नहीं दे रखा होगा कि रूट वाली टर्म भी इरेशनल, तो पहले हमें रूट वाली टर्म को इरेशनल प्रूव करना पड़ेगा इस तरीके से, और इरेशनल प्रूव करने के बाद फिर इस क्वेश्चन को हमें प्रूव करना पड़ेगा कि वो एक इरेशनल है या नहीं है। तो अब इसमें देखते हैं कि बेटा इसको हम इरेशनल प्रूव कैसे करेंगे। तो इसमें दे रखा है बेटा 5 माइनस √3 इज इरेशनल, तो सेम प्रोसीजर है। लेट अस एज्यूम दैट
5 माइनस रूट थ्री इज रैशनल, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में ज्यूम किया था। तो रैशनल है तो 5 माइनस रूट थ्री कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। सो 5 माइनस रूट थ्री कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p by q, वेयर p comma q belong to integers and are co-prime and q is not equal to 0. Same conditions as we have discussed in the previous question. तो टर्म्स को रीअरेंज करेंगे बेटा, जो 5 और p बाई क्यू वाली टर्म्स है उनको एक तरफ लेके आएंगे और जो रूट वाली टर्म्स है उनको हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो ये बनेगा 5 माइनस p अपॉन क्यू इज इक्वल टू रूट थ्री। तो एलसीएम लेंगे यहाँ पे हम q, तो ये बनेगा 5q माइनस p। एक बार थोड़ा सा और इसमें स्पेस डाल के लिखते हैं बेटा, 1 सेकेंड। तो ये बना 5q माइनस p अपॉन q इज इक्वल टू रूट थ्री। अब बेटा ये चीज ध्यान से देखो कि p और q हमें पता है कि p एंड q आर इंटीजर्स। इंटीजर्स नंबर अगर वैल्यू डाल के देखें, लेट से p की वैल्यू हम एज्यूम करते हैं 2, q की वैल्यू हम एज्यूम करते हैं 3। तो अगर p या q की इसमें वैल्यूज हम फिल करें तो 5 इंटू थ्री माइनस टू अपॉन थ्री। तो ये बना 5 3 15, 15 माइनस टू 13, 13 अपॉन थ्री, दैट इज 13 अपॉन थ्री। तो इसका मतलब अगर हम इंटीग्रल वैल्यूज कोई भी इसमें फिल करेंगे तो ये जो टर्म आनी है हमारे पास 5q माइनस p अपॉन q वाली जो टर्म है, दिस विल ऑलवेज बी अ रैशनल नंबर। क्लियर है बेटा? लेकिन रूट थ्री हमें दे रखा है क्वेश्चन में, या हम प्रूव कर लेंगे कि रूट थ्री क्या है, इरेशनल है बेटा। सो अ रैशनल नंबर, so a rational number cannot be equal to an irrational number. Hence our assumption that 5 minus root 3 is rational is wrong. Hence 5 minus root 3 is irrational. क्लियर है बेटा ये चीज? इसमें मैं थोड़ा सा और ऐड कर देता हूं, आप लोग ये लिख सकते हो इसमें कि सिंस p and q are इंटीजर्स, सो ये वाली टर्म जो भी बनेगी उसको एज इट इज उठा के लिख देना यहाँ पे 5q माइनस p अपॉन q will always be a रैशनल नंबर। उसके बाद फिर ये चीज आप कंटिन्यू यहाँ पे कर सकते हो कि रैशनल इज नॉट इक्वल टू एन इरेशनल नंबर, हेंस आवर assumption that 5 minus root 3 is rational is wrong, hence 5 minus root 3 is an irrational number। तो यही दो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है बेटा, या तो सिंपल सोलो क्वेश्चन आएगा ऊपर वाला, या फिर इनमें से क्वेश्चन आ जाएगा। दोनों भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जनरली पूछे गए हैं इन चीजों में। इन क्वेश्चंस में भी सेम बेटा वैसे ही क्वेश्चन आएगा कि जैसे ये लिख रखा है कि 3 रूट 2 को हमने इरेशनल प्रूव करना है, तो इसमें भी देगा कि अज्यूमिंग रूट 2 इज इरेशनल। और अगर ये चीज नहीं दे रखी तो सेम प्रोसीजर जो रूट 3 वाला क्वेश्चन हमने किया था वैसे ही आप पहले रूट 2 को इरेशनल प्रूव करोगे और फिर 3 रूट 2 को इरेशनल प्रूव करोगे। लेकिन इस केस में हम एज्यूम करेंगे कि रूट 2 ऑलरेडी हमारे पास इरेशनल है, और रूट 2 इरेशनल है तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? सेम, लेट अस एज्यूम दैट 3 रूट 2 is rational. If it is a rational number, so 3 root 2 can be written in the form of p by q, where p and q are integers and co-prime and q is not equal to 0. क्लियर है बेटा ये चीज? 3 रूट 2 इज इक्वल टू p by q। अगेन बेटा टर्म्स को रीअरेंज करेंगे,
जो टर्म्स देखने में अच्छी लगेंगी उनको अलग करेंगे, रूट वाली टर्म को हमेशा अलग करेंगे। तो हमें देखने में अच्छा क्या लगता है, बिना रूट वाली सारी टर्म्स। सो 3q अपॉन पी इज इक्वल टू, यहां से निकल के आया 1 अपॉन रूट। क्लियर है बेटा? या इसको एक और टर्म भी लिख सकते हैं कि 1 अपॉन रूट टू भी हमें देखने में अच्छा नहीं लगता, तो हम रूट टू को इधर ही पड़ा रहने देते हैं, 3 को नीचे ले जाते हैं। तो रूट टू इज इक्वल टू पी अपॉन 3q। ये ठीक है देखने में? हाँ। तो अगेन हम लिखेंगे कि सिंस p and q are integers, so p upon 3q is a रैशनल नंबर। आप पी और क्यू की कोई भी वैल्यू डाल के चेक भी कर सकते हो बेटा, इसमें कोई वो डबल दो राय वाली बात नहीं है। ठीक है, पी अपॉन 3q क्या होगा बेटा? रैशनल। अब हमें पता है कि बट रूट टू इज अ irrational number, so a rational number cannot be equal to an irrational number. Hence our assumption that 3 root 2 is rational is wrong. So 3 root 2 is an irrational number. क्लियर है बेटा? इसका सॉल्यूशन सारे सेम है बेटा, कुछ डिफरेंस नहीं है, सारी कहानी हर टोटल एज इट इज ही बिल्कुल जो हमने ऑलरेडी कर रखी है बिल्कुल रिपीट हो रही है बेटा। तो अब जल्दी से इसमें ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, मैं सिर्फ लिखता जाऊंगा और आप लोग खुद भी साथ साथ प्रूव करते रहना, सेम कहानी। ठीक है? Prove that root 5 is irrational. Basically, now we have started exercise 1.2. The question is question number 1 on the page number 9 of NCERT book. Right, beta? The book we are discussing is basically 2026 to 2027 version, the latest version. तो ऐसा ना हो कि आपकी पुरानी बुक हो और उस पे पेज नंबर कुछ और चल रहा हो और आप लोग कहीं और ही भटक रहे हो। ठीक है? तो अगेन बेटा, let us assume that root 5 is rational. Root 5 is equal to p by q, where p comma q are integers and o prime, and q is not equal to 0. टर्म्स को रीअरेंज करेंगे, रूट 5 q is equal to p, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ये बना बेटा रूट 5 q का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से p का स्क्वायर। तो ये निकल के आया 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। तो यहां से हम लिखेंगे कि इफ p square is divisible by 5 then p is also divisible by 5. Theorem 1.2. So 5 is a factor of p. ठीक है? 5 is a factor of p, तो p को हम लिख सकते हैं 5 टाइम्स a। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। Substituting the value of p in इक्वेशन 1, तो क्या बना बेटा? ऊपर लिखते हैं इसमें 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स a का होल स्क्वायर। तो ये निकल के आया बेटा 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 25a स्क्वायर। 5 इधर आके डिवाइड होगा तो बना q स्क्वायर इज इक्वल टू 5a स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? तो अगेन वही चीज आएगी कि इफ 5 डिवाइड्स q स्क्वायर देन 5 मस्ट डिवाइड q ऑल्सो। अगेन थ्योरम 1.2। सो 5 is the factor of q। क्लियर है बेटा? तो
इसको हम लिख देते हैं बेटा 2, इसको हम लिखते हैं 3। फ्रॉम 2 and 3, 5 5 is the factor of 5 is the factor of both P and Q. So our assumption that root 5 is rational is wrong. Hence root 5 is an irrational number. क्लियर है बेटा? सेम प्रोसीजर सारा जो पहले हमने सॉल्व किया है, कुछ नया नहीं है इसमें, सारी पुरानी कहानी है इसमें बेटा। चलो एक सेकंड, लेट्स मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। इसमें भी हम बेटा एज्यूम करेंगे कि रूट फाइव को हम ऑलरेडी एज्यूम करेंगे कि रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। अगेन हम इसको लिखेंगे कि लेट अस एज्यूम दैट 3 + 2 √5 is rational. So 3 + 2 √5 can be written in the form of P upon Q. Again, where P and Q belong to Z and are co-prime and Q is not equal to 0. टर्म्स को रीअरेंज करेंगे, जो रूट वाली टर्म्स है उनको एक साइड पे लेके आएंगे, जो बाकी की टर्म्स है उनको एक साइड पे लेके आएंगे, तो बनेगा बेटा 3 - P upon Q is equal to -2 √5। कोई डाउट नहीं इसमें बेटा। एलसीएम लेंगे इधर तो बनेगा 3Q - P upon Q is equal to -2 √5। यहाँ से -2 जो है बेटा वो नीचे आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आके बनेगा 3Q - P upon -2Q, और इधर क्या आ गया बेटा √5। अगेन P और Q क्योंकि हमें पता था इंटीजर्स हैं, हमने ऊपर एज्यूम किया था, और अगर P और Q इंटीजर्स हैं तो P और Q की अगर इंटीग्रल वैल्यूज हम डालेंगे तो जो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा ये टर्म निकल के आएगी, दैट विल ऑलवेज बी अ रैशनल टर्म। और √5 हमें पता है कि √5 इज एन इरेशनल टर्म, तो यही लिखेंगे कि सिंस P and Q are integers, so 3Q - P upon -2Q is rational, right? But √5 is irrational, so rational is not equal to an irrational number. So our assumption that 3 + 2 √5 is rational is wrong. Hence 3 + 2 √5 is a irrational number. क्लियर है बेटा? कोई डाउट नहीं, ऑलरेडी कर चुके हैं सेम क्वेश्चंस, इसके ऊपर काफी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए बेटा इसमें। सॉरी, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। तो सबसे पहले बेटा बात करेंगे कि 1/√2 की। 1/√2 को हम रैशनलाइज भी कर सकते हैं बेटा। 1/√2 को हम लिख सकते हैं √2/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो √2/2 प्रूव कर दें या फिर 1/√2 प्रूव कर दें, बात एक ही है, क्योंकि हमने √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके √2/2 बना दिया,
क्लियर है। और अगर 1/√2 को भी करना है तो चलो 1/√2 को भी करके देख लेते हैं, नहीं अगर आपने डिवाइड मल्टीप्लाई करना तो सेम वही प्रोसीजर। लेट अस assume 1/√2 is rational. 1/√2 can be written in the form of p by q, where p and q are integers, q not equal to 0 and p and q are co-prime, सेम सारी चीजें। q ऊपर आएगा, p नीचे आएगा, √2 इस तरफ जाएगा, तो बना q upon p is equal to √2। और हमें पता है since p and q are integers, so q by p will be a rational number, but √2 is irrational. So a rational cannot be equal to irrational. So our assumption that 1/√2 is rational is wrong. Hence 1/√2 is an irrational number. क्लियर है बेटा, कोई डाउट? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस, बिल्कुल इजी ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चंस। ऊपर वाली सारी एग्जांपल्स करके अब ये क्वेश्चन तो ऐसे लग रहे हैं कि जैसे वही चीज बार बार। इसको हम ऐसे करते हैं बेटा, इसमें लिखते ही कुछ नहीं है। लेट्स डोंट चेंज दिस टेक्स्ट, क्योंकि ये सारी की सारी चीज हमारे पास एज इट इज ही काम आ जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या था बेटा, उसको देखते हैं। हमने प्रूव करना है 7√5, तो हम सिर्फ उस टर्म्स को हम डिलीट कर रहे हैं इसमें। इसको डिलीट करते हैं, इसको डिलीट करेंगे, इसमें से जो टर्म निकल के आएगी उसको चेंज करेंगे। सेम यही रहेगा, इसकी टर्म चेंज हो जाएगी और इस चीज को हम चेंज करेंगे। अगेन सारी कहानी सेम सेम सेम। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ फिल इन द ब्लैंक्स, जैसे इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो लेट अस एज्यूम 7√5 is a rational number. So 7√5 can be written in the form of p by q. क्लियर बेटा? टर्म्स को रीअरेंज करेंगे तो बनेगा 7 मल्टीप्लाइड बाय q अपॉन p, या फिर अगेन हम उसी चीज को रिपीट कर रहे हैं। हम रूट वाली टर्म को ऊपर रखेंगे, बाकी टर्म्स को नीचे लेके आएंगे। सो √5 को हम इधर ही रखेंगे, तो ये निकल के आएगा, इसको भाई थोड़ी ज्यादा जल्दी है, √5 को हम लिखेंगे p अपॉन 7q। क्लियर है बेटा? अब हम इसमें लिखेंगे सिंस p एंड q आर इंटीजर, सो p बाय 7q विल बी अ रैशनल नंबर, बट √5 जो यहां से आया था इज एन इरेशनल नंबर, सो रैशनल विल नॉट बी इक्वल टू इरेशनल। सो आवर assumption दैट 7√5 is a rational number is wrong, hence 7√5 is an irrational number। देखो बेटा कितना इजी था ना, एज इट इज फिल इन द ब्लैंक्स, हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अगेन थर्ड पार्ट भी ऐसे ही करेंगे हम तो, इसीलिए कह रहा हूं कि फॉर्मेट लर्न कर लो इस चीज का। चाहे क्वेश्चन 110% गारंटी बेटा, क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेगा ही दिखेगा ये। चलो अब थर्ड पार्ट प्रूव करते हैं बेटा इसमें। Let us assume 6 plus √2 is rational. So 6 plus √2 is equal to p by q. इसको अगर टर्म्स को रीअरेंज करें तो क्या बनेगा, 6 माइनस p by q इज इक्वल टू माइनस √2 उस तरफ चला गया। यहां पे अगर एलसीएम लेंगे तो बनेगा बेटा 6q माइनस p अपॉन q इज इक्वल टू माइनस √2। माइनस हमें यहाँ पे देखने में अच्छा नहीं लग रहा, तो माइनस से दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बनेगा बेटा p माइनस 6q अपॉन q इज इक्वल टू √2। क्लियर?
अब ठीक है, माइनस की प्रॉब्लम भी खत्म होगी, तो अब हम क्या लिखेंगे कि सिंस P and Q are integers, so P minus 6Q upon Q will be a rational number, but root 2 is an irrational number, hence rational cannot be equal to irrational. So our assumption that 6 plus root 2 is rational is wrong, hence 6 plus root 2 is an irrational number. As simple as that. इससे आसान आपको क्वेश्चन मेरे को नहीं लगता इस पूरी बुक में आपको कहीं दिखेगा। देखने में डिफिकल्ट लगेगा, 2-4 क्वेश्चन लगाओगे तो आपको लगेगा बेटा बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चंस हैं। सो विद दिस एक्सरसाइज वी हैव कंप्लीटेड द एनसीईआरटी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर बेटा। तो अच्छे से मेहनत से चैप्टर 1 को एक बार एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस आप अकेला क्वेश्चन, अकेली एग्जांपल अपने हाथ से सॉल्व करके देखना, और जिस क्वेश्चन में आपको डाउट लगे स्ट्रैटेजी वाली वीडियो जरूर देखना। पहले स्ट्रैटेजी वाली वीडियो में हमने यही बात की थी, अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट आए उसको बेटा कोई भी एक सिंबल आप सिलेक्ट कर लेना, चाहे कोई स्टार, चाहे हैश, चाहे कोई सर्कल, कोई रेड पेन, कोई ब्लू पेन, ग्रीन पेन, जो भी आपको ठीक लगे, लेकिन उस पैटर्न को आप सेम रखना। अगर आप स्टार यूज करोगे तो थ्रू आउट द ईयर आप जो भी क्वेश्चन आपको डाउट आए, जो भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व ना हो पाए, आप उसी सिंबल से मार्क करना, ताकि हमें पता चले कि हमारे फर्स्ट अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं हो पाया था, सेकंड अटेम्प्ट में भी हमारी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है ऐसे क्वेश्चंस में फिर से डाउट आने की। तो हम ये कोशिश करेंगे कि जो क्वेश्चन में डाउट था 10-15 दिन बाद फिर से उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ताकि एग्जाम के टाइम तक हमारे जो भी क्वेश्चंस में डाउट थे वो टोटली सारे क्लियर हो जाएं। एटलीस्ट एनसीईआरटी पार्ट तो बिल्कुल थॉरो होना चाहिए, बॉडी ऑफ द चैप्टर, कॉन्सेप्ट पार्ट की वीडियो, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की सॉल्व वीडियो, टोटल सॉल्व एग्जांपल्स हमने वीडियो में डाल दिए हैं। आप लोग जरूर अकेला क्वेश्चन इस चीज का सॉल्व करके आप लोग इसमें से देखना। थैंक यू बेटा।